Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is deoxyribonucleotide synthesis. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की बात की थी। अब डीएनए के अंदर तो हमें पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। अब उसकी फॉर्मेशन की अब हम बात करेंगे। इसकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम फ़र्क पता होना चाहिए कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड में फ़र्क क्या होता है। इसमें बेसिकली हाइड्रोक्सल ग्रुप का फ़र्क होता है। जब हम राइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो इसमें 2 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सल यानी OH लगा होता है, और जब हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो इसमें 2 पोजीशन के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन लगा होता है, O यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए तो हम इसको डीऑक्सी बोल रहे हैं। इसके अंदर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? ये वाला एंजाइम होता है। ये एंजाइम है हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज के 2 सब यूनिट होते हैं, एक R1 सब यूनिट होता है, एक R2 सब यूनिट होता है। R1 को हम अल्फा भी बोल सकते हैं और R2 को हम बीटा भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास बिग अल्फा सब यूनिट है या R1 सब यूनिट है, और ये हमारे पास नीचे R2 सब यूनिट है। ये कन्वर्ट करवा रहा होता है राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट को इनटू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। अब इसको अपनी एक्टिविटी के लिए R2 सब यूनिट की ज़रूरत होती है। R2 सब यूनिट का काम ये होता है कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। R1 की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्टेबिलिटी बेसिकली इसको कहाँ से मिलती है? इसके ऊपर एक रेडिकल प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं टायरोसाइल रेडिकल। R2 के ऊपर एक रेडिकल प्रेजेंट होता है, टायरोसाइल रेडिकल। उस रेडिकल की वजह से R1 अपनी एक्टिविटी स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकता होता है। अब इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा होता है। अब ये तो एंजाइम है, हमने राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट को डीऑक्सी के अंदर कन्वर्ट करें। डीऑक्सी के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमने इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल लिया। ऑक्सीजन निकालने के लिए हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? हम ऐड करेंगे थायोरिडोक्सिन। थायोरिडोक्सिन को ऐड करेंगे। ये थायोरिडोक्सिन अपने दो हाइड्रोजन ग्रुप देगा और यहाँ से फिर हमारे पास क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। यानी ये 2 हाइड्रोजन ग्रुप दिए इसने थायोरिडोक्सिन ने, और इसके अंदर से यानी राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट की 2 पोजीशन से इसने ऑक्सीजन को निकाल लिया। ऑक्सीजन को निकाल दिया तो 2 हाइड्रोजन थायोरिडोक्सिन वाले और ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया और ये वाटर बाहर आ गया। अब ये जो थायोरिडोक्सिन है ये रिड्यूस फॉर्म में था। हमने इसमें से हाइड्रोजन निकाल लिए तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर आ गया। थायोरिडोक्सिन ये आ गया किस फॉर्म में? ऑक्सीडाइज फॉर्म के अंदर आ गया। यहाँ पे इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसमें सिस्टीन रेसिड्यू लगे होते हैं ऐसे करके 2SH, और यहाँ पर ये जब इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, 2 सल्फाइड्राइल ग्रुप आ जाएंगे। यहाँ पर सल्फाइड्राइल ग्रुप आ जाएंगे। अब ये जो सल्फाइड्राइड ग्रुप्स हैं इनके दोबारा से हमने इसको यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म से दोबारा से इसको हम रिड्यूस फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? यानी हमने दोबारा से ऑक्सीडाइज फॉर्म से इसको रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि हम दोबारा से ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकें। दोबारा से रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज़ करेंगे, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADP पॉजिटिव के अंदर। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा डेट एंजाइम इज अ थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज, क्योंकि वो थायोरिडोक्सिन की रिडक्शन करवा रहा है तो थायोरिडोक्सिन रिडक्टेज यूज़ होगा यहाँ पर। अब ये जो थायोरिडोक्सिन है ये बेसिकली अल्फा सब यूनिट पे ही प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि जब ये रिएक्शन होगा तो ये अपने हाइड्रोजन इसको दे देगा। जब ये हाइड्रोजन इसको दे देगा तो यहाँ से ऑक्सीजन राइबोन्यूक्लियोसाइड से निकलेगी और हाइड्रोजन इसके सल्फाइड्राइल ग्रुप के साथ जो लगे हैं ये वाले आ जाएंगे, और ऑक्सीजन इसकी वाली आ जाएगी तो वाटर निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये सारा रिएक्शन होता है। हमने रीजनरेशन को भी देख लिया कि थायोरिडोक्सिन ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म के अंदर कैसे आता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH प्लस H पॉजिटिव, जो कि NADP पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन की ना हम रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। रेगुलेशन बेसिकली 2 तरह से हो रही है। 2 तरह से कैसे होती है कि हमारे पास ना इस अल्फा सब यूनिट या R1 सब यूनिट के ऊपर ना 2 साइट ये प्रेजेंट है, एक ये साइट प्रेजेंट है और एक ये साइट प्रेजेंट है। इन दोनों के नाम है, एक हमारे पास है एक्टिविटी साइट
ये वाली है हमारे पास एक्टिविटी साइट, ये वाली कौन सी साइट है, एक्टिविटी साइट। और ये वाली जो साइट है ये हमारे पास है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट। ये है एक्टिविटी साइट और ये है हमारे पास सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट। अब एक्टिविटी साइट के ऊपर अगर हमारे पास बाइंड करेगा एटीपी, अगर हमारे पास यहाँ पे बाइंड करेगा एटीपी, यानी इस एक्टिविटी साइट के ऊपर एटीपी बाइंड करेगा, तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करवाएगा, यानी ये इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाएगा, इसका एक्टिवेटर होता है। और अगर हमारे पास डी एटीपी बाइंड करेगा, यानी डी ऑक्सी एटीपी बाइंड करेगा, तो ये इसको इनहिबिट करेगा, क्योंकि अगर हमने बनवाना ही डी ऑक्सी है, तो अगर डी ऑक्सी पहले ही ज़्यादा है तो वो आकर इसको इनहिबिट कर देगा, जबकि एटीपी आकर इसको इनिशिएट कराएगा। तो ये एक्टिविटी साइट की रेगुलेशन की बात होगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी साइट। अब क्या होता है कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक साइट पे ऊपर कुछ सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं जो कि अदर देन एटीपी होंगे। अगर एटीपी हमारे पास इस एक्टिविटी साइट पर प्रेजेंट है, तो अगर हमारे पास एटीपी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर कोई सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंज होगा R1 के सब यूनिट के अंदर, और इसकी एक्टिविटी इन्हेंस या रिड्यूस हो सकती है। अगर एटीपी तो बाइंड हुआ हुआ है एक्टिविटी साइट के ऊपर, तो इसकी एक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी, और अगर यहाँ पर एटीपी की जगह डीएटीपी बाइंड हुआ हुआ है तो यहाँ इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक साइट का काम ये होता है कि ये कन्फर्मेशनल चेंज करवाता है और इसकी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर रहा होता है। उसके अलावा बात करें तो सर्टन ड्रग्स होते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग्स, हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग्स, हाइड्रोक्सी यूरिया ये बोल रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सी कार्बामाइड ड्रग्स बोल रहे हैं। ये क्या करते हैं कि ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। इस एंजाइम की जब इनहिबिशन होगी तो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट कन्वर्ट नहीं हो सकेगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट के अंदर, और ये हमें पता है कि डीएनए की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जब डीएनए की फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास हम इस तरह से कैंसर को प्रिवेंट कर लेंगे, क्योंकि कैंसर क्या किस चीज़ का नाम है, कैंसर बेसिकली सेल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलिफरेट हुए होते हैं, कैंसर के अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है सेल की। तो उस एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम डीएनए की सिंथेसिस रोक देते हैं। डीएनए की सिंथेसिस कैसे रोकते हैं कि हम राइबोन्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट वगैरह की कन्वर्जन डीऑक्सी फॉर्म के अंदर रोक देते हैं, क्योंकि डीऑक्सी फॉर्म में ही डीएनए बनाना होता है। तो इस तरह से हम डीएनए की सिंथेसिस रोक देते हैं। जब डीएनए की सिंथेसिस रोक देते हैं तो इस तरह से हम कैंसर को ट्रीट कर लेते हैं। उसके अलावा जो हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग्स हैं वो सिकल सेल अनीमिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की डिग्रेडेशन की बात करेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.